नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज के वीडियो में हम लोग 3 बड़े टॉपिक को करेंगे, जिसमें से 2 ऐसे टॉपिक हैं जहां से मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक इंटरनेशनल करंट से रिलेटेड है और एक जो है अपने देश से ही संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेडलाइन की बात करें तो कल बिहार में इलेक्शन था और रिकॉर्ड मतदान हुआ है, शानदार मतदान हुआ है। माना जा रहा है कि जब मतदान का परसेंटेज बढ़ जाए ना, 64.66 पर चला गया है, 60% से ज़्यादा जब मतदान हो जाए, इससे पिछली बार जो 2020 में इलेक्शन हुआ था उसमें 62.57% हुआ था। तो ये 2-2.5% कोई छोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो माना जाता है कि सरकार इससे बदलती है, कई बार ऐसा मानते हैं। जो भी होगा आपको पता ही है, अभी तो पहला ही फेज़ हुआ है, दूसरा फेज़ अभी होना बाकी है। तो वोटिंग था कल बिहार में। एक छोटा सा पीटी फैक्ट के लिए आपसे डेट वगैरह पूछ लेता है कभी कभार, जैसे 65 या 4 बीपीएससी में एक सवाल पूछा था ऐसे ही डेट से संबंधित, तो कृपया इसको याद रखें। बाकी इसके बारे में डिटेल तो मैं पढ़ाऊँगा ही। इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट जब आ जाएगा तो हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होते हैं उसको कर लेंगे एक दिन। आज का सबसे प्रमुख न्यूज़ है, सेंट्रल से राइट टू वोट नॉट सेम एज फ्रीडम ऑफ वोटिंग। गवर्नमेंट ने बोला है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, कि वोट देने का अधिकार जो है, राइट टू वोट जो है, ये राइट टू फ्रीडम के जैसा नहीं है। इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। और कुछ दिन पहले ही मैं आंसर राइटिंग ग्रुप में डाउट सेशन ले रहा था, तो उसमें भी ये कंसर्न उठा था कि वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार इत्यादि इत्यादि। इस पर भी डिटेल में आज हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ से यूपीएससी ने प्रीलिम एग्ज़ाम में सवाल पूछा हुआ है कि वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है, ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो ये तो छोटा सा पीटी फैक्ट हो गया, लेकिन आज हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे कि क्या है ये इशू और क्या केंद्र सरकार कह रही है और क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, आज का पहला टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। आज 7 तारीख तो हो ही गया है, 14 को रिजल्ट है। माना जा रहा है कि उससे पहले 10 तारीख के बाद शायद आपका पीटी रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, नहीं तो फिर 14 के बाद ही आएगा। बहुत देर कर दिया बीपीएससी ने। देखिए क्या होता है। अपने चैनल पर एईडीओ के लिए भी डेली क्विज चल रहा है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। वीडियो भी मैं डालता हूं, और क्विज प्रैक्टिस अगर आपको करना हो तो आप मुझे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, आपको ऐड कर दूंगा मैं। मामूली फी में आप डेली कम से कम 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैथमेटिक्स का भी पहला सेट मैंने दे दिया, मैथ्स रीजनिंग का, आज उसके आंसर भी मैं दे दूँगा। देखिए, पहला सा जो टॉपिक है वो क्या है कि केंद्र का मानना है कि मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता के समान नहीं है। इशू क्या है, पहले उसको समझते हैं। इशू ये है कि कई सारे ऐसे सीट होते हैं, कहाँ से इशू उठा है, क्या है मुद्दा, क्यों केंद्र सरकार, और क्या है केंद्र सुप्रीम कोर्ट में इशू, तो ज़रा उसको समझेंगे। और उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला जो चीज़ है वो पूछा, इशू क्या है, तो ये है कि भाई कई सारे ऐसे सीट होते हैं जहाँ से, जैसे पिछली बार भी सूरत लोकसभा इलेक्शन के दौरान सूरत में ऐसा हुआ था, और शायद एमपी में भी इंदौर में ऐसा देखा गया था, जहाँ पर मान लीजिए पहले से कोई 2 कैंडिडेट खड़े थे उस सीट पर। जैसे मान लीजिए कौन सा सीट लें, उदाहरण पटना ले लेते हैं। पटना शहरी जो पटना सिटी का सीट है, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि एक बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ, एक जेडीयू, एक बीजेपी का और एक आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हुए। अब मान लीजिए किसी कारण से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो अपना नामांकन वापस ले लें। 2 ही उम्मीदवार थे और एक ने नामांकन अपना वापस ले लिया। जो 1951 का एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसके द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोई भी नहीं है वहाँ पर और एक ही आदमी खड़ा हुआ है उस सीट से, तो उस आदमी को बिना मतदान के ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आपको समझ में आया क्या है मुद्दा? मैं फिर से समझाता हूं। अगर 2 ही आदमी खड़े हैं एक सीट पर, एक किसी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो जो दूसरा बचा हुआ है उसको बिना चुनाव के ही जीत घोषित कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर। जैसे सूरत में हुआ था पिछले साल, अगर आपको याद हो, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको बिना चुनाव के ही जीत घोषित कर दिया गया। तो जो याचिकाकर्ता हैं वो गए सुप्रीम कोर्ट कि ये क्या है, ये लोगों का जो नोटा का अधिकार है
कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, कम से कम उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जैसे नोटा पर भी आप लोग दबाते हैं ना, कई सारे बच्चे देते हों, कई सारे लोग देते हैं नोटा कि हमें कोई पसंद नहीं आया, तो दो में से एक को जो आपने विजेता घोषित कर दिया, तो जो लोग नोटा चाह रहे थे उनको आपने मौका ही नहीं दिया। दूसरा चीज़ ये भी तो है कि भले ही एक ही आदमी खड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो उसके विपक्ष में मतदान डालते, उनका क्या हुआ? इसके कारण से ये सवाल उठाया, जिस पर केंद्र सरकार ने बोला है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा हुआ है कि जितनी सीटें हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं अगर, और टोटल मिलाकर के 243 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो इन सब को बिना चुनाव के ही जीत घोषित कर दिया जाएगा। 243 मेंबर हैं, 243 ही खड़े हुए हैं, सब मिला करके इनको बिना चुनाव, यही तो है ना, एक सीट पर एक ही आदमी अगर खड़ा है तो वो ऑलरेडी विजेता हो गया। इसी की तो बात हो रही है। तो इसी को लेकर के सुनवाई चल रही है, जहाँ पर केंद्र सरकार ने यह बोला है कि वोट देने का, मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता के समान नहीं है। इसको ज़रा समझेंगे। केंद्र सरकार ने बोला है कि मतदान का अधिकार केवल वैधानिक है, स्टैट्यूटरी राइट है, जबकि मतदान की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) का हिस्सा है। 19(1)(a) का हिस्सा है, यानी कि मतदान की स्वतंत्रता जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम जो है उसमें आ जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसी में 19(1)(a) के तहत में आ रहा है। जबकि मतदान का अधिकार जो है, मतदान का अधिकार यह एक वैधानिक अधिकार है जिस पर आसानी से सरकार जो है वो रोक लगा सकती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये एसआईआर के कारण भी चर्चा में आया था, एसआईआर के कारण भी इस चीज़ को चर्चा में देखा था, अपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिना मतदान के एकमात्र उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करना नागरिकों को नोटा, नन ऑफ द एबव विकल्प का उपयोग करके अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने से रोकता है। मैंने आपको पहले ही इशू समझाया कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जीरह चल रही है, किस मुद्दे को लेकर के बहस चल रही है। तो सबसे पहले मुद्दा ही क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं कि यहाँ से सवाल क्या पूछा जाएगा। क्या आपके मन में अभी तक सवाल उत्पन्न हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो फिर आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। होना ही चाहिए। कोई भी टॉपिक सामने आए, छोटा बड़ा, उससे पीटी मेंस के सवाल अपने आप ही ऑटोमेटिक दिमाग में उत्पन्न होने चाहिए। सवाल क्या पूछ सकता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं होना चाहिए? आज तक इसको मूल अधिकार क्यों नहीं बनाया गया? सुभाष कश्यप जी की किताब आती है मेरी संसद, हाँ, बहुत ही शानदार पॉलिटी किताब है, फुर्सत मिले तो पढ़िएगा कभी, बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि भारत में जो मताधिकार है ना, उसको हमने अभी भी प्रोत्साहित नहीं किया है, प्रमोट नहीं किया है। इसका क्या तात्पर्य है? उन्होंने बोला कि लोग अगर वोट देने जाते हैं तो परसेंटेज 64% ही क्यों है, यह 70%, 80%, 90% तक क्यों नहीं है? 100% मतदान क्यों नहीं होता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में? होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने उसके लिए बताया है कि आपको मतदाताओं को विशेष प्रकार से जागरूक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रेगुलर वोटिंग करते हैं तो ट्रेन टिकट में आपको सुविधाजनक चीज़ें मिल सकती हैं, आप सरकार के साथ डायरेक्ट प्रश्न पूछने का अधिकार रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रावधान सरकारों को करना चाहिए, ऐसा उन्होंने 2-4 सुझाव दिया हुआ है। तो सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि मतदान करने का अधिकार जो है, इसको मूल अधिकार क्यों होना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिखिए। इस प्रकार से सवाल आपके मन में भी आना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिना मुकाबले चुनाव में मतदान अनिवार्य होना चाहिए ताकि मतदाता अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकें। चुनाव आयोग का जवाब है कि यह प्रावधान मतदाताओं को असंतुष्टि व्यक्त करने का अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। बिना मुकाबले वाले चुनाव मतदान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रक्रिया वैधानिक रूप से वैध है। वैध क्यों है? क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा गया है, जो 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर एक ही जो कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं एक सीट पर तो उनको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब जरा समझते हैं कि भारत में मतदान का अधिकार जो है, इसकी कानूनी स्थिति क्या है, संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ इसका। और आपको मैंने एक दिन पढ़ाया भी था कि मतदान करने की शुरुआत, महिलाओं को मतदाता बनाने की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, ये भी मैंने आपको समझाया था।
देखिए क्या है, भारत मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति पर बहस अभी भी चल ही रही है। हालांकि वर्तमान में इसे भारतीय कानून के तहत वैधानिक स्टैट्यूटरी राइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये मैं भूल गया था, कुछ दिन पहले ही मैं भूल गया था। मुझे जहाँ तक याद था कि संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में जो फैसला दिया ये मैं भूल गया था, जिसमें उसने बोला कि वैधानिक अधिकार है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था प्रश्न वाला, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, अभी वैधानिक अधिकार है ये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। उस दौरान भी उसने रिपीट किया एसआईआर पर, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कि ये एक वैधानिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक भी नहीं लगाया। उसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार प्राप्त है कि वो मतदाता सूची का फिर से बनाए, उसको अपडेट करे, उसमें चेंजेज करे। मतदान का अधिकार लोकतंत्र के कार्य करने के लिए मौलिक है, लेकिन भारतीय न्यायशास्त्र ने इसे संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार के बीच झूलते हुए वर्गीकृत किया है। भारत का जो न्यायशास्त्र है वो इसको संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार के बीच में झूलता हुआ दिखाता है। कभी वैधानिक हो जाता है, कभी संवैधानिक हो जाता है। आपसे एक बेसिक सा सवाल मैं पूछता हूँ कि मतदान करने का तात्पर्य क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति हैं, फिर से मैं पटना का ही उदाहरण लेता हूँ। पटना में रहते हैं मैक्सिमम लोग, पटना सिटी है, यहाँ से एक सांसद महोदय हैं और एक विधायक है, विधायक जी है ना, या कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी पद, सांसद और विधायक है। मतदान करने का क्या तात्पर्य है? आप आम नागरिक हैं, आप इनको मत दे रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? मतदान करने का तात्पर्य बहुत सारे लोग पता ही नहीं होता है। मतदान करने का मतलब होता है आप इस व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हम पर रूल करो। ये रूल ही तो करेंगे। कोई आदमी आईएएस की परीक्षा पास करता है, यूपीएससी पास करता है, कलेक्टर बनता है, लेकिन विधायक जी का दर्जा किसी विभाग के सचिव के बराबर होता है। वही विधायक जो कल तक आपके बगल में बैठे हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको वोट दिया, हम पर रूल करो का शासन दिया, मेरे ऊपर आप शासन करो, है ना। इसका हमने अधिकार दिया। वोट क्या प्रदान करता है उनको? तो अधिकार प्रदान करता है कि आप हमारे ऊपर शासन करो, हमारे लिए कानून बनाओ, हमारे लिए नीतियां बनाओ। तो वोट देने का अधिकार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो संसद और विधायक जी जो हैं, अचानक से बिना परीक्षा पास किए सचिव लेवल की जो पदोन्नति में आते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। ये आप ज़रा इमेजिन कीजिए। तो वोट देने का तात्पर्य यही होता है कि अपने ऊपर शासन करने का आप अधिकार दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। भारत में अधिकार के विभिन्न वर्ग हैं। भारत में अब अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल राइट होते हैं कुछ, जैसे जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार सीधे परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन न्यायालय मौलिक अधिकार के माध्यम से इन्हें व्याख्या कर सकते हैं। फिर अगला होता है मौलिक अधिकार, फिर संवैधानिक अधिकार होता है। भाग 3 के बाहर जो अधिकार है संविधान में, उसको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। फिर आता है स्टैट्यूटरी राइट, संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण कानून से प्राप्त होता है ये अधिकार। जैसे मनरेगा के तहत काम पाने का जो अधिकार है, या फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया गया, तो ये सब वैधानिक अधिकार में आते हैं। चारों अधिकार आपको क्लियर हो गए, मताधिकार क्लियर हुए हैं। अब मतदान के बारे में ज़रा सा और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसकी चर्चा की। संवैधानिक प्रावधान क्या है इससे जुड़े हुए? फिलहाल में जो वोट देने का अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार है, बस इतना सा याद रखिएगा। यानी कि सरकार आपको रोक सकती है और आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट जो मताधिकार है वो प्रदान किया गया। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कि सभी लोग जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ओके, देखिए क्या है, यह प्रावधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है कि सभी योग्य नागरिकों को समान मतदान का अवसर प्रदान करता है। कानूनी ढांचा क्या कहता है भाई? तो 326 के निर्देश के 2 प्रमुख विधेयक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसकी धारा 16 और 19 है, जिसमें कहा गया है कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित किया जाता है। जो नागरिक होंगे केवल वही वोट देंगे और 18 वर्ष से अधिक आयु के आपको होना चाहिए।
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 लाया गया, जिसमें कहा गया कि नामांकित सभी व्यक्तियों को मतदान की अनुमति देती है जब तक कि कानून द्वारा अयोग्य न घोषित किया गया हो या जेल में ना हो, तब तक आप आसानी से वोट कर सकते हैं। ठीक है। प्रमुख संशोधन कब किया गया? तो संविधान या संबंधित अधिनियम मतदान के अधिकार संबंधित कोई विशेष संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसको शायद 16 किया जा सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या क्या है इससे जुड़े हुए? NP पोन्नुस्वामी 1952 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान के अधिकार को पूरी तरह से वैधानिक घोषित किया था। फिर ज्योति बसु 1982 का मामला है कि मतदान न तो मौलिक है न ही सामान्य कानून का अधिकार है बल्कि वैधानिक है, ऐसा कहा गया। अगला जो है ये PUCL मामला 2003 है, जिसमें कहा गया कि भले ही मौलिक ना हो, मतदान को संवैधानिक अधिकार माना जा सकता है। 2003 में ये कहा गया। फिर कुलदीप नैयर का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान को पुनः वैधानिक अधिकार के रूप में देखा 2006 में। फिर राजाबाला का मामला है, संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। इसको देखिए, इसीलिए अब शुरुआत में ही मैंने बोला कि वैधानिक और संवैधानिक के बीच में झूलता रहता है ये। कभी कोई आते हैं बोलते संवैधानिक है, कभी कोई आते बोलते वैधानिक है। अब क्या है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सबसे अंतिम फैसला जो 2023 में आया अनूप बरनवाल का, उसमें कहा गया है कि यह एक वैधानिक अधिकार है, यह एक वैधानिक अधिकार है। ओके, तो यानी कि अभी तक क्या क्लियर हुआ? बहुत सारे मामलों में इसको संवैधानिक कहा गया, बहुत सारे वैधानिक कहा गया। तो वैधानिक है जो सबसे लेटेस्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुसार। लेकिन इस फैसले में एक चीज़ छूट गया था। जो अनूप बरनवाल हैं उनके मामले पर एक न्यायाधीश ने आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा था फैसले के दौरान कि 19(1)(1) के तहत में, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत में, राइट टू फ्रीडम के तहत में इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत में शामिल करना चाहिए। तो आने वाले समय में, भविष्य में आपको दिख सकता है कि इसको लेकर के फिर से विवाद हो सकता है कि संवैधानिक है या वैधानिक है, जैसा अभी अभी शुरू हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रिक्स पे, ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है भाई। ब्रिक्स पे ये क्या है? दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है विकासशील देशों के द्वारा। ब्रिक्स पे क्या है? तो स्विफ्ट एक प्रणाली है। रूस यूक्रेन का वॉर कब शुरू हुआ था? तो 2022 में शुरू हुआ था। 2022 फरवरी में जब रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने मिलकर के रूस को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया। स्विफ्ट प्रणाली है क्या? तो देखिए, जैसे देश में आपने अगर बैंक का ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो आपको IFSC कोड देना पड़ता है। IFSC कोड होता है, हर बैंक का होता है। आपके घर के बगल का जो बैंक होगा उसका भी होगा। तो जब आप किसी का बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं तो आपको IFSC कोड भी डालना पड़ता है, जिसके ज़रिए उसकी यूनिक पहचान होते हुए उसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट है दुनिया के इंटर बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम, एक सिक्योर, जिसके द्वारा आपस में मैसेजिंग करते हुए ट्रांजैक्शंस को वर्ल्ड लेवल पर आसानी से किया जाता है। कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है और कोई गलत ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अब ये प्रणाली दुनिया में बनाया गया है। दरअसल में वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है उनके द्वारा इसको बनाया गया था। पूरे दुनिया भर के देश इसी का उपयोग करते हैं। लेकिन जब रूस को निकाला गया उससे, तब एक कंसर्न खड़ा हुआ पूरे दुनिया में कि क्या कल को ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, अगर उनसे दुश्मनी ली जाए तो वो हमें भी इससे निकाल देंगे। तो ये क्या दिखाता है कि मोनोपोली, कि एक ही सिस्टम है, यूज करो, नहीं तो हमारे अनुसार चलो, नहीं तो इस सिस्टम से तुम्हें निकाल देंगे। तो इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ब्रिक्स ने ब्रिक्स पे नामक एक सिस्टम बनाया है जो स्विफ्ट प्रणाली के जैसे ही काम करेगा ट्रांजैक्शंस को लेकर के। क्या है ये, इसको ज़रा समझेंगे। और यह आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स पे क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एकाधिकार है उसको किस प्रकार से चुनौती दे रहा है, या ब्रिक्स जो है यह पश्चिमी जो दुनिया है उसको किस प्रकार से चुनौती दे रहा है। तो आप उसमें बता सकते हैं ब्रिक्स पे है, NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक इत्यादि जैसे ही काम करता है, तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं।
ब्रिक्स पे विकसित करके वैश्विक वित्तीय संरचना में पश्चिमी प्रभुत्व को कम करने का प्रयास कर रहा है, जो एक सीमा पार भुगतान प्रणाली जिसका उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब बैंकों के बीच में वर्ल्ड वाइड आपस में मैसेजिंग करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है स्विफ्ट, इसके प्रणाली के निर्भरता को कम कर रहा है जिसका नाम है ब्रिक्स पे। ठीक है, जरा इसको समझेंगे कि क्या है, कब इसकी शुरुआत की गई, प्रीलिम फैक्ट भी है यहाँ पर कई सारे। ब्रिक्स नेतृत्व वाली वित्तीय व्यवस्था का विकास करना, कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ से आपको तभी कोई रियायत मिल सकती है जब अमेरिका आपके पक्ष में खड़ा हो, नहीं तो आपको नहीं मिलने देगा वो रियायत। 1991 में भी जो हमें आसानी से ऋण मिला था आईएमएफ से, हमने अंतिम बार लिया था उस दौरान भी खाड़ी युद्ध के लिए हमें अपने जो हेलीपैड नहीं, अपने जो रनवे होते हैं, अमेरिका को फ्यूल भरने के लिए देना पड़ा था। तब जाके हमें क्या मिला, आईएमएफ से लोन मिला था, क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व है इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ऐसे सिस्टम बनाए गए जिस पर पश्चिमी दुनिया और अमेरिका का प्रभुत्व हो। लेकिन अब जो है नई दुनिया उभर रही है जो विकासशील देशों की है, वो विकासशील नहीं है, आने वाले समय डोमिनेट करेंगे, जिसका नाम है ब्रिक्स, एक उसमें से उदाहरण है। ब्रिक्स वर्ष 2014 के फोर्टलेजा शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना कर वित्तीय स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाया था। इसके बाद 2015 में रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगाए जाने से सदस्य देशों ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और पारंपरिक निपटान विकल्पों पर भी अधिक ध्यान देना शुरू किया कि हम अपने पैसे में व्यापार करेंगे। डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लाया गया। यह प्रयास 2024 का कजान शिखर सम्मेलन ब्रिक्स पे के शुभारंभ के साथ समाप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा में सीमा पार निपटान को बढ़ावा देना है और अंतर ब्रिक्स ने बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए रखा गया। मैं अगर ये पढ़ के नहीं समझाऊंगा आपको, केवल मैं बोल के चला जाऊंगा, तो 4 पेज का आपका कंटेंट नहीं तैयार होगा। ये कहीं पर भी कोई नहीं करते, क्योंकि इससे क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाती। मैं भी इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, लेकिन कंटेंट फिर आप कहाँ से लाएंगे लिखने के लिए। इसलिए कृपया इसको डिटेल में पढ़िएगा अंत तक। यह एक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार और वित्तीय लेन देन को सुगम बनाना, ताकि स्विफ्ट एवं अमेरिकी डॉलर जैसी प्रणालियों पर निर्भरता ही हमारी कम हो जाए या ख़त्म ही हो जाए। हम अपने पैसे में व्यापार करेंगे, हम अपनी वित्तीय सिस्टम का उपयोग करेंगे, हम अपना बैंक रखेंगे, एनडीबी को रखेंगे, हम अपना जो आकस्मिक रिजर्व है उसको रखेंगे, ताकि एक दूसरे देश को सहायता कर सकें और उसके साथ ही जो विकासशील और भी देश हैं उनकी भी हम सहायता कर सकें। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसका लक्ष्य वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाना है। ब्रिक्स पे वही है। अंतर संचालनीयता, क्या कहा जाता है इसको, ऑपरेटेबिलिटी कहा जाता है, मतलब कि दो बैंकों में या अंतर संचालनीयता, सीमा पार भी इसका संचालन ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। ब्रिक्स पे राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म के बीच पारस्परिक संपर्क, इंटर ऑपरेबिलिटी की परिकल्पना करता है, जिसमें शामिल है रूस का सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस SPFS है रूस का, चीन का CIPS है, भारत का UPI है, ब्राज़ील का PIX है। इनके मध्य ट्रांजैक्शन को भी ये सफल बनाता है और ब्रिक्स के मध्य तो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन इसी के द्वारा हो सकता है अब, जिससे अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी प्रणाली जो है स्विफ्ट, उससे छुटकारा मिल जाएगा हमें। ठीक है। अब जरा स्विफ्ट के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। 1973 में स्थापित हुआ था पहला PT फैक्ट, 1973 बेल्जियम में स्थित है दूसरा PT फैक्ट। स्विफ्ट एक सुरक्षित वैश्विक संदेश नेटवर्क है जिसका उपयोग 200 से अधिक देश क्षेत्रों में 11,500 से अधिक संस्थान द्वारा किया जाता है। स्वयं धन का लेन देन नहीं करता है, स्विफ्ट के स्वयं धन का लेन देन नहीं करता, बल्कि भुगतान को सुगम बनाने के लिए मानकीकृत एन्क्रिप्टेड संदेश प्रदान करता है बैंकों के बीच में, जिससे आसानी से ट्रांजैक्शन संभव हो पाता है। बेल्जियम का राष्ट्रीय बैंक स्विफ्ट का प्रमुख पर्यवेक्षक होता है। जैसे भारत का RBI है ना, उसी प्रकार से जो बेल्जियम का RBI है, NBB है, वो इसका पर्यवेक्षक है। सोचिए किसी एक देश का एक बैंक है जो इसका पर्यवेक्षक है। कितना ज़्यादा वेस्टर्न हिपोक्रेसी दुनिया में मौजूद है।
इसकी निगरानी G10 केंद्रीय बैंकों के सहयोग से की जाती है। प्रत्येक सहभागी बैंकों की विशिष्ट स्विफ्ट कोड दिया जाता है। उसके संस्थान, देश और स्थान की पहचान करता है, जिससे तीव्र व विश्वसनीय संचार सुनिश्चित होता है। भारत के पास भी स्विफ्ट प्रणाली तक पहुंच है और भारत इसका उपयोग भी करता है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए। लेकिन अब ब्रिक्स देशों में कम से कम ब्रिक्स प्रणाली का उपयोग होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब एक और सवाल जो आपसे पूछ सकता है, सवाल मन में आना चाहिए कि ब्रिक्स के द्वारा हाल ही में एनडीबी, ब्रिक्स पे इत्यादि जैसे नए जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च क्यों किए जा रहे हैं? क्या इसकी आवश्यकता है और क्या इसके लिए चुनौतियां हो सकती हैं? ये सवाल भी पूछ सकता है आपसे कि क्यों हमें चाहिए ब्रिक्स पे, इसकी आवश्यकता के बारे में लिखिए। जैसे आपसे पूछ सकता है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स पे जो है, इसकी आवश्यकता के बारे में लिखिए कि क्या इसकी आवश्यकता है। सवाल तो उठने चाहिए ना दिमाग में। देखिए क्या क्या है इसका। ब्रिक्स स्विफ्ट को चुनौती क्यों दे रहा है? पहला है वित्तीय संप्रभुता की इच्छा कि भाई फाइनेंशियल रूप से हम सॉवरेन हों और अमेरिकी दबाव से रहित हों। अमेरिका के प्रतिबंधों से सुरक्षा, जैसे उसने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे रूस पर लगा दिया। अमेरिका से जिसका रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होता है उस पर प्रतिबंध लगा दो, तो इसके कारण से हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाएगा। भू राजनीतिक प्रेरणाएं और विविधीकरण हो जाएगा इससे। पश्चिम के साथ बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, विशेषकर रूस तथा चीन के साथ में, ने ब्रिक्स को पश्चिमी वित्तीय दबाव के प्रति संवेदनशीलता कम करने के लिए प्रेरित किया है और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है, जिसका जो परिणाम है वो है ब्रिक्स पे, एनडीबी इत्यादि। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम टॉपिक है 2 जनगणना एप्लीकेशन और स्वगणना के लिए एक टेस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीटी फैक्ट ही है ये, जरा इसको देख लेंगे। दरअसल में 2027 का जनगणना अगले साल से शुरू हो जाएगा, तो इस बार रखा गया है कि आप स्व जनगणना भी कर सकते हैं अधिकारियों के द्वारा, इसमें आपका लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डिजिटल लेआउट मैप DLM एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया है। एंड्रॉयड एप्पल दोनों फ़ोन के साथ में काम करेगा, ये प्ले स्टोर वगैरह पर मौजूद होगा। केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा ही डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यक्षमता, पारंपरिक पद्धति को सुगम बनाना, जिसमें पर्यवेक्षक गणनाकर्ता के ब्लॉक प्राथमिक डेटा संग्रह इकाई को चित्रित करते हैं। डिजिटल दक्षता, प्रत्येक संरचना के लिए भवन निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर भी रिकॉर्ड करता है कि कहाँ पर कितने पॉपुलेशन में किस जगह पर कौन सा व्यक्ति निवास करता है, उसकी भी इसमें जानकारी इस बार रिकॉर्ड की जाएगी। और यह माना जा रहा है कि सबसे हाईटेक प्रकार का जनगणना होगा और इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। तो अगले बड़े स्तर के परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा। देखिए अगला क्या है। उसके बाद जो अगला एप्लीकेशन है वो जनगणना 2017 हाउस लिस्ट एप्लीकेशन, ये भी एक बनाया गया है। हाउस लिस्ट एप्लीकेशन और स्वगणना टेस्ट पोर्टल भी बनाया गया है। तो छोटे छोटे पीटी फैक्ट हो गए, पूछ लेगा क्या पता पोर्टल के नाम वगैरह। जनगणना क्या है, तो भाई एक देश में कितने लोग रह रहे हैं उन सब की गणना की जाती है। नागरिकों की गणना नहीं की जाती है, जो भी रह रहे हैं, नागरिक, बिना नागरिक, नागरिक निवासी, सिटीजन, रेसिडेंट जो भी रह रहे हैं उन सभी की गणना करता है जनगणना। ठीक है, पहली बार 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण नहीं था ये। सही तरीके से 1881 में पहली बार हुआ और तब से हो ही रहा था। हर 10 वर्ष पर जनगणना हो रही थी और 2011 में लास्ट हुआ था। उसके बाद से गैप हो गया है कोरोना के कारण, इत्यादि इत्यादि कारणों से। अब 2027 में जनगणना होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। बस आज का न्यूज़पेपर वीडियो यहीं पर मैं ऐड करता हूँ। कैसा लगता है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। आई होप सभी को पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।